नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर होंगे और जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले साल और पिछले से पिछले साल के एग्जाम्स में सीबीएसई के, उनको हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें आपको 30 एमसी मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शॉर्ट और लॉन्ग होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। 50 क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको एंड तक देखिएगा और एक काम जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक लाइक करेंगे उसके बाद एक हाइप लिख के आता है, उस पर भी टैप कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। फ्रॉम विच कंट्री डिड गिसेस्पी गैरिबाल्डी बिलोंग। गिसेस्पी गैरिबाल्डी किससे बिलोंग करते थे? इटली से बिलोंग करते थे। और इसी तरीके से एक मजीनी भी थे। ठीक है, मजीनी के बारे में पूछा आता है कि जो यंग इटली थी, ठीक है, यंग इटली याद रखेगा, यंग इटली किसने फॉर्म करी थी? ठीक है, तो ये गिसेस्पी मजीनी ने। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियनिक कोड 1804 के बारे में पूछा गया, ये था क्या? तो ये इसने मेनली नेपोलियन ने लेके आया था। इसने जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो फ्यूडल लोग हुआ करते थे जिनके पास अच्छा खासा लैंड होता था, उसको एबॉलिश कर दिया था। दूसरी बात क्या करी थी? इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आ गया था, तो ये पहली बात कर दी। ये दूसरी बात करी कि इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया और राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया, मतलब लोगों को दिया। तो ये तीन बातें इसमें रिपब्लिक कोड में करी गई थी। व्हाट वाज द एम ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना 1815। तो 1815 में 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, इसका मेन एम क्या था? तो देखिए इस समय नेपोलियन का काम खत्म हो गया था। तो इसका मेनली काम क्या था कि मोनार्की को रिस्टोर करना था यूरोप में, पहली चीज। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, इसको मेंटेन करना था, बैलेंस ऑफ पावर को। तो पहला आप याद रखेंगे, मोनार्की वापस लानी थी यूरोप में। और दूसरा क्या करना था? बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना था आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। क्वेश्चन फोर्थ में कहा गया, अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चार इवेंट्स दिए गए थे। तो सबसे पहले डिफीट हुआ नेपोलियन का, उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। और सबके ईयर्स भी आप एक बार चाहे तो देख लीजिएगा, वैसे ईयर नहीं पूछे आते हैं आपसे, इसी तरीके का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही मिलेगा। हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने लीड किया था? तो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? तो 1920 में स्टार्ट किया था। पूछा गया क्यों स्टार्ट किया था। देखिए मेनली इसमें तीन चार आपको रीजंस मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। दूसरा, जलियांवाला बाग आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हो गया था, तो इससे भी गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी थे, इस वजह से स्टार्ट किया। और तीसरा जो था खिलाफत इशू। तो ये तीन इशू थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। खिलाफत हालांकि बाद में नॉन कोऑपरेशन में ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है, मेन जो रीजंस थे नॉन कोऑपरेशन के यही दोनों थे। वाई वॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन। अब क्यों इसको रोक दिया था गांधी जी ने? क्योंकि 1922 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर के पास में उत्तर प्रदेश में है ये। तो वहां पे वायलेंस हो गई थी, इस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था 1922 में। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट एक लॉ था, ये मेनली 1919 में पास हुआ था और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी। अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल, मतलब उनका जो भी लोग थे, जो भी इंडियंस थे, उनका कोई ट्रायल नहीं होता था, मतलब उनको सुना नहीं जाता था और अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। तो एट्थ का यही आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट क्या था। और इसी के खिलाफ में ही प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी प्रोटेस्ट में गोलियां चली थी, किसमें? जलियांवाला बाग में। व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? तो ये गांधी जी के द्वारा एक स्टार्ट किया गया मूवमेंट था, जो कि 1930 में स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश लॉस के अगेंस्ट। और मेनली कौन सा लॉ? सॉल्ट टैक्स। ठीक है, और इसी में ही कौन सी यात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट है? डांडी मार्च। ठीक है, इसी में ही डांडी मार्च हुई थी। तो डांडी मार्च अगर पूछा जाए किस इवेंट से रिलेटेड है, तो आप सिविल डिसोबीडियंस बताएंगे। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ डांडी मार्च। तो डांडी मार्च का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो डांडी मार्च से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। अब देखिए, ज्योग्राफी में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, पहली बात। तो रिसोर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्स का। और तीसरा, प्रॉपर यूज करते हैं रिसोर्स का। तो पहले आइडेंटिफाई किया,
फिर उस रिसोर्स को डेवलप किया और फिर बाद में प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ किया। नेम द 6 मेजर सॉइल टाइप्स ऑन इंडिया। तो कौन-कौन से सॉइल हैं? अलूवियल सॉइल है मेनली, जो गंगा प्लेन्स हैं उसमें मिलते हैं ये। ब्लैक सॉइल आप देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू जैसे महाराष्ट्र रीजन हो गया, यहाँ से मिलता है। रेड सॉइल भी आपको जो भी हिली एरियाज़ हैं जैसे बुंदेलखंड है यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है? बघेलखंड में मिल जाएगा, ये सब और भी प्लेसेस जहाँ मिल जाता है। लेटराइट सॉइल हिली एरियाज़ में मिलता है, ठीक है? और डेज़र्ट सॉइल डेज़र्ट्स एरिया में मिलेगा और माउंटेनियस सॉइल जो है जहाँ-जहाँ माउंटेन्स होते हैं, वहाँ ये सॉइल मिलता है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? अब लैंड डिग्रेडेशन के क्या-क्या कॉज़ होते हैं, ठीक है? तो लैंड डिग्रेड हो सकता है डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेज़िंग की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर मिल्च एनिमल्स को चराया जा रहा है घास, तो घास की पूरी घास जो होती है वो सॉइल की पूरी ऊपर की लेयर हटा देती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है और लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तीसरा, माइनिंग अगर हो रही है तो भी लैंड डिग्रेडेशन होगा और अगर ओवर इरिगेशन करा जा रहा है, मतलब हमको चाहिए इरिगेशन में कम पानी डालना, लेकिन हम लोग ने एक्सेसिव फ्लड इरिगेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा इरिगेट कर दिया फील्ड को, तो भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी क्या होती है पूछा गया है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन। तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कितने प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाएगा? बायोडायवर्सिटी कहा जाएगा। कितने नहीं, मतलब वैरायटी की बात यहाँ पर जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। वैरायटी होनी चाहिए, नंबर से डिपेंडेंट नहीं है ये। वैरायटी मतलब शेर भी होना चाहिए, चीता भी होना चाहिए, ठीक है? कंगारू भी अगर है पॉसिबल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है वो तो ठीक है। बर्ड्स भी होनी चाहिए, रेप्टाइल्स भी होने चाहिए, मैमल्स भी होने चाहिए। तो अलग-अलग तरीके के अगर एनिमल्स और प्लांट्स प्रेज़ेंट है तो उसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी, जहाँ पर होता है ऐसा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। तो इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो कलेक्ट करना है, जहाँ पानी बरसा तो उसको कलेक्ट कर लिया गया और फिर रेन वाटर को क्या कर लेना है? स्टोर कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। इसी को ही क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब खारिफ क्रॉप पूछी गई, खारिफ क्रॉप क्या होती है? तो मेनली ये मानसून सीज़न में इसको ग्रो किया जाता है, जून से लेके अक्टूबर तक। मतलब सोइंग जो पीरियड है वो कब होता है? सोइंग करी जाती है जून में और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, मतलब कटाई कब होती है इसकी? कटाई होती है अक्टूबर में। तो राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है? और इसी तरीके से एक होता है रबी। रबी में अब इसके बाद जो सीज़न स्टार्ट होगा नवंबर-दिसंबर में बोया जाएगा और फरवरी-मार्च में उसको काट लिया जाएगा। और रबी का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा व्हीट, ठीक है? गेहूँ, चना, जौ ये सब रबी हैं। आगे बढ़ते हैं, रबी क्रॉप पूछे गए हैं तो विंटर में इसको ग्रो किया जाएगा, तो अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है? ये सब क्या है? रबी क्रॉप है। व्हाट आर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो कन्वेंशनल मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो पहले से ही इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। जैसे कोल हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं तो ये कन्वेंशनल है। पेट्रोलियम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं तो ये भी कन्वेंशनल है। नेचुरल गैस बहुत पहले से यूज़ हो रही है, ये भी कन्वेंशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया नॉन कन्वेंशनल पूछा जाए, तो जो रिन्यूएबल हैं, जो अभी रिसेंट में हम लोग यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल जितने होते हैं, ज़्यादातर उनमें से रिन्यूएबल भी होते हैं। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ यूजिंग मशीन्स। तो यहाँ पर मशीन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लार्ज क्वांटिटी में जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। व्हाट इज पावर शेयरिंग? अब पावर की शेयरिंग क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती है और एग्जीक्यूटिव होता है। अब सारी की सारी पावर जो है वो एक के पास नहीं है, सबके पास पावर डिवाइडेड है। जैसे लॉ को बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। और लॉ को चेक करने का काम किसका है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट ना करे कॉन्स्टिट्यूशन को? ये चेक जुडिशरी करती है। तो तीनों की पावर क्या कर दी गई है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। इसी को कहते हैं क्या? पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे पूरी पावर मान लीजिए 100 है, ठीक है? तो 100 में हो सकता है 40 पावर्स, 40 चीजों पे पावर किसको दे दी गई? स्टेट को दे दी गई कि स्टेट जो है इस पे लॉ बनाएगा और अपने हिसाब से काम करेगा। 60 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए जिसको पावर किसको दे दी गई? सेंटर को दे दी गई। जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, तो उसमें स्टेट लॉ नहीं बना सकता है।
इसमें जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, पुलिस है, तो इन सब पे जो लॉज बनाता है वो कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। तो इसी को कहते हैं क्या? फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यूनियन आता है, सेंटर आता है। उसके नीचे आप देखेंगे तो स्टेट्स आते हैं, और स्टेट्स के नीचे आप देखेंगे तो पंचायती राज आता है, और अर्बन लोकल बॉडीज आती है, और दोनों का मिक्सचर जो है क्या कहलाता है? लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। तो लोकल गवर्नमेंट बोलिए, या इसमें पंचायती राज जो कि गांव में होता है, रूरल एरियाज में होता है, और अर्बन लोकल बॉडीज कहाँ होती है? अर्बन एरियाज में होती हैं। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो इनका मेनली दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे ग्रुप बना के, और साथ ही साथ दूसरा काम क्या करेंगे? पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी की आउटकम्स क्या होती हैं? क्या क्या फायदे हैं डेमोक्रेसी के? तो डेमोक्रेसी का पहला फायदा है कि जो गवर्नमेंट होगी अकाउंटेबल होगी। किसके लिए अकाउंटेबल होती है? लोकसभा के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अकाउंटेबल होती है। लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है? पीपल के लिए होती है। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो लोग अगले साल, मतलब अगले 5 साल बाद उनको नहीं लेके आएंगे, नहीं चुनेंगे। दूसरा, तो पहला हो गया आउटकम डेमोक्रेसी का कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है। दूसरा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तीसरा, इक्वालिटी होती है। और चौथा क्या है? राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका प्रोटेक्शन जरूर होगा डेमोक्रेसी में। आगे अब आते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट क्या होता है? तो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, पहला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट हो, और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंट कहा जाएगा। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो एचडीआई क्या होता है? तो अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो तीन चीजों पे बेस्ड होता है मेनली। एक मेजर है, एक मेजरमेंट है, एक एक तरीके का कह सकते हैं इंडेक्स है ये। ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिससे मेजरमेंट किया जा सके किसका? हेल्थ का, एजुकेशन का, और इनकम का, या लिविंग स्टैंडर्ड का। इसी को क्या कहते हैं? एचडीआई कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एचडीआई को रिलीज कौन करता है। ठीक है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एचडीआई को रिलीज करती है? व्हाट आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी में तीन सेक्टर है मेनली, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा? जैसे एग्रीकल्चर आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें आ जाएंगी, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आ जाती हैं। टर्शरी सेक्टर में आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर। ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं सर्विस कर रहा हूँ, डॉक्टर है सर्विस कर रहा है, ठीक है, कोई ड्राइवर है वो भी सर्विस सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। तो ये सब सर्विस सेक्टर हो, मतलब ये टर्शरी सेक्टर होते हैं। और क्वाटरनरी सेक्टर भी एक होता है जहाँ पर मेनली रिसर्च का काम होता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो साइंटिस्ट का जो काम है वो एक तरीके का कैसा है? क्वाटरनरी सेक्टर का है। तो वहां पर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा मतलब साइंटिफिक चीजों की जब बात होगी तो वो जो सेक्टर होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, जहाँ बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व हो, तो वो मेनली कौन-सा सेक्टर होता है? क्वाटरनरी सेक्टर होता है। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या होता है? तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत होती है, और उसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। ठीक है। व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज? अब मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज क्या होती हैं? तो मल्टीनेशनल मतलब मल्टी मतलब मैनी, और नेशनल मतलब कंट्रीज। तो एक से ज्यादा कंट्रीज में जिसकी ब्रांचेस होंगी ऐसी कंपनी को क्या कहा जाएगा? मल्टीनेशनल कहा जाएगा। तो कंपनीज दैट ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्रीज में जब ऑपरेट करती है कोई कंपनी, तो उसका क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, जैसे सैमसंग देख लीजिए, सैमसंग है। ठीक है, इसी तरीके से नोकिया देख लीजिए, नोकिया भी है। एप्पल देख लीजिए, एप्पल है। ठीक है, इंडिया की भी कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, आप लोग नाम लिख के बताइएगा कि कौन कौन सी कंपनीज आपको ऐसी पता है जो इंडिया की हैं और वो मल्टीनेशनल हैं। ठीक है, चलिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिसेस्पी मजीनी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि गिसेस्पी मजीनी का रोल क्या था इटली के यूनिफिकेशन में। तो गिसेस्पी मैज़ीनी जो थे वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, और इन्होंने यंग इटली का फॉर्मेशन किया, फाउंड किया। ही स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड इंस्पायर्ड इटालियंस टू यूनाइट।
तो मेनली इनके 3 काम लिख देंगे। पहले तो ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। दूसरा इन्होंने क्या किया था, यंग इटली को फ़ॉर्म किया था, मतलब यंग इटली ऑर्गेनाइज़ेशन जो था, उसको इन्होंने फाउंड किया। और तीसरा क्या किया इन्होंने, नेशनलिज़्म को स्प्रेड किया, इटालियंस को यूनाइट किया, और इटालियंस को यूनाइट करके ही इटली का यूनिफ़िकेशन हो पाया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। अब बात करनी है ऑटो वन बिस्मार्क के रोल की, कि इन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन किस तरीके से किया। तो पहली चीज, ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, प्रूशिया के। ही यूनाइटेड जर्मनी थ्रू 3 वॉर्स। तो 3 वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने लड़े थे। पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा फ्रांस के साथ। तो DAF डैफ से याद कर सकते हैं, DAF से आप याद कर सकते हैं। ये 3 वॉर जो है ये ऑटो वन बिस्मार्क ने लड़े थे। इन 1861 जर्मनी वाज यूनिफाइड अंडर प्रूशियन लीडरशिप। तो 1871 में जर्मनी जो था वो यूनिफाई हो गया प्रूशियन लीडरशिप के अंडर में। एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 3 कॉजेज क्या थे। तो पहला था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। दूसरा था जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके खिलाफ रिएक्शन था, वो उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन हुआ। और तीसरा क्या था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो वुमेन का रोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट में, प्रोसेशंस में, ठीक है, जो भी नारे वारे लगते थे सड़कों पे निकल के, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। इन लोगों ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था, लिकर शॉप के सामने जाके प्रदर्शन किया था। तो ये सब इसमें वुमेन ने किया था, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, कई सारी वुमेन ऐसी भी थी जो जेल गई ड्यूरिंग द मूवमेंट, जैसे सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, सुचिता कृपलानी है। तो इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो प्रिंट कल्चर की वजह से नेशनलिज्म का ग्रोथ इंडिया में कैसे हुआ। तो प्रिंट कल्चर में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर है, इसने इस नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड किया। पॉलिटिकल पैम्फलेट्स निकले जिसने लोगों को मोबिलाइज किया, एकत्र किया, ठीक है, एक एम की तरफ मोड़ा कि ये हमको करना है। तीसरा दिया गया, नेशनलिस्ट लीडर पब्लिश्ड स्पीचेस एंड राइटिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने स्पीच पब्लिश करी, अपनी राइटिंग्स को पब्लिश किया। न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे जो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे। प्रिंट हेल्प्ड यूनाइट पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो प्रिंट की वजह से ही, न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया की वजह से ही क्या हुआ, लोग यूनाइट हो पाए थे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे अब। पहला दिया गया, एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन के 3 मेथड आपको बताने हैं। तो पहला मेथड हो जाएगा कंटूर प्लोइंग। इसमें क्या है, प्लोइंग होती है अक्रॉस दी स्लोप्स। तो पहला हो जाएगा कंटूर प्लोइंग। दूसरा टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग मेनली स्टेप्स जीने बना दिए जाते हैं, स्टेप्स बना दिए जाते हैं हिल्स पे, जब हिल्स पे फार्मिंग करनी होती है। और तीसरा स्ट्रिप फार्मिंग, प्लांटिंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स टू रिड्यूस इरोजन। तो ये 3 आप बता दीजिएगा, कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप फार्मिंग। एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग बता ही चुके हैं अभी आपको। व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको डैम्स भी कहा जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला तो यही है कि ये इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर आपको पता होगा बिना इरिगेशन के पॉसिबल ही नहीं है, तो इरिगेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। चौथा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं। नेविगेशन और फिशरीज में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज है किसका, डैम्स का। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर का ही इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है। तो पहली चीज, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारे पॉपुलेशन को, आपको पता होगा। अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखेंगे 60% जनता अभी भी ऐसी है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। अगला क्या है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। अगला है फूड सिक्योरिटी में सपोर्ट करती है। फूड सिक्योरिटी, आपको पता होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको फूड की जरूरत पड़ेगी, और फूड कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगर कोई इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं तो कहाँ पे सेटअप करें, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो पहला तो ये देखना चाहिए इंडस्ट्री वहीं सेटअप करी जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। दूसरा, चीप लेबर अवेलेबल हो। वैसा ना हो कि ऐसी जगह आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली जहाँ लेबर आपको मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है।
तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसे गाँव में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया, जहाँ लाइट ही नहीं आती, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं अवेलेबल है, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए पावर की भी बहुत ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मतलब ये है कि रोड के साधन हो, रेलवेज़ के साधन हो, आसानी से अपने, जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकें। मार्केट अवेलेबिलिटी, मार्केट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मार्केट मतलब लोग ऐसे होने चाहिए उस आस-पास के, जो आपके सामान को खरीद सकें। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कहा गया, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? अब पावर शेयरिंग क्या होती है, अभी हमने बताया था आपको। अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों होती है? तो पहली चीज़ तो ये है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगी, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और तीसरा क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया की, तो उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होगा, तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पावर शेयरिंग। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, अब फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या होते हैं? तो फेडरलिज्म आपने देखा था, पावर कैसे डिवाइडेड थी, मतलब यहाँ पर स्टेट में थी और सेंटर में थी, और साथ ही साथ लोकल बॉडीज में भी थी। तो टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगा फेडरलिज्म में। डिवीजन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर को डिवाइड कर दिया गया होगा। जैसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 7 देखेंगे, तो शेड्यूल नंबर 7 में 2 लिस्ट दी गई हैं। एक 3 लिस्ट दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट है, जिसको यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है? अब सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो रूल और लॉ बनेगा, वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में लॉ जो है, वो स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन को कंकरेंट में रखा गया है। तो यूनियन भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। इसीलिए आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड भी एग्जिस्ट करता है, और यूपी बोर्ड भी एग्जिस्ट करता है। तीसरा क्या है फीचर फेडरलिज्म का? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी एक फीचर है किसका? फेडरलिज्म का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? तो देखिए 5 नंबर में पूछा गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूछा जा सकता है। अब रोल के साथ साथ आपसे चैलेंजेस भी पूछे जा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या हैं। तो जैसे मनी पावर हो गया, मसल पावर हो गया, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? और जो परिवारवाद है, जिसको निपोटिज्म कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें, जो फॉरेन फंडिंग होती है कभी-कभी, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। तो रोल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? तो पहला ये है कंटेस्ट इलेक्शंस। तो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं ये लोग, खड़े होते हैं इलेक्शंस में, जीतते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब क्योंकि लोगों से अपॉइंट इलेक्ट होके आ रहे हैं, क्योंकि लोगों से इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो लोगों की जो भी चॉइसेस हैं, जो लोगों की डिमांड थी इनसे, उसको फुलफिल करने के लिए इनको लॉ और पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, वही बनाते हैं। रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू सिटीजन्स, तो पॉलिटिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं किसको? सिटीजन को। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या है? तो देखिए चैप्टर का नाम भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलेगी, दूसरा डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, तीसरा क्या है? राइट्स आपके बचे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कुछ भी इसमें जो आपको लगे सही है वो लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे पता चलता है कि कोई कंट्री डेवलप हो रही है? तो पहला पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है किसी कंट्री का, तो इसका मतलब वो डेवलप कर रहा है। दूसरा लिटरेसी रेट, अगर किसी कंट्री का लिटरेसी रेट डिक्रीज़ है, बहुत कम है, तो इसका मतलब वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, या पुअर कंट्री ऐसे कहा जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने का मतलब होता है कि उस कंट्री का हेल्थ केयर अच्छा है। हेल्थ केयर अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो क्या होगा? उस कंट्री को डेवलप माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग हो गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, टर्शरी में सर्विस हो गया, जिसमें बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट भी आ गया। अगर फोर्थ सेक्टर पूछा जाए तो क्वाटरनरी हो जाएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है तो क्वाटरनरी ही, आप अगर पूछा गया तो लिख दीजिएगा क्वाटरनरी सेक्टर, और इसमें मेनली जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिक वर्क करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या होता है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू बताता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है?
व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। अब एमएनसीज का रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन में, ये बताना है। तो इन्वेस्ट करते हैं पैसा अलग अलग कंट्रीज में, पहला काम तो यही बहुत बड़ा है इनका। जैसे एप्पल है तो एप्पल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडिया में, टेस्ला है तो टेस्ला ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडिया में। तो ये सब क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। सेटअप फैक्ट्रीज अब्रॉड, फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में। नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजीज आती हैं। एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए इस एप्पल कंपनी में काम करने कोई अमेरिका से तो आएगा नहीं, इंडियंस ही काम करने के लिए एप्पल में आएंगे, टेस्ला में आएंगे। वो काम जिस भी तरीके का होगा, अलग अलग तरीके के लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अब देखिए एप्पल का फोन भारत बन रहा है तो सारा तो भारत कंज्यूम नहीं करेगा एप्पल का फोन, तो एप्पल का फोन यहाँ से बन के फिर दूसरी कंट्रीज में जाएगा, एक्सपोर्ट होगा तो उसका भी पैसा मिलेगा। तो प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो उसके एडवांटेजेस क्या है, आपसे डिसएडवांटेज भी पूछे आ सकते हैं, ठीक है, मतलब चैलेंजेस पूछे आ सकते हैं क्या है इसके। तो एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर जो है उनको लिए ग्रेटर चॉइसेस हो गई। जैसे अगर मोबाइल बनता, मान लीजिए इंडियन कंपनी कोई आई है वही बनाती, लेकिन हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ABCDEFGH बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो आई अगर नहीं कोई लेना चाह रहा है तो उसके पास चॉइस है, तो इनमें से कोई भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जैसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन से प्राइमरी सेक्टर जो है उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो डोमेस्टिक हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो सफ़र कर जाती हैं, क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो compete नहीं कर पाती हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनीज से। अब जैसे मान लीजिए एक मैकडोनाल्ड है, एक मैकडोनाल्ड कोई बना रहा है, और कोई बाहर मान लीजिए कोई टी स्टॉल लगा के अपना बर्गर बेच रहा है, ठीक है। इसका कॉस्ट अगर मान लीजिए 50 रुपए है, और ये मान लीजिए 40 रुपए में बेच रहा है, तो आदमी किसके पास जाएगा खाने के लिए, इसके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड है। चाहे टेस्ट इसका अच्छा होगा, लेकिन वो जाएगा इसी के पास, क्योंकि वो ब्रांड के पास जाना चाहता है। तो इनका बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 50th क्वेश्चन है ये पूरे उसका। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रोल टर्शरी सेक्टर का क्या होता है, तो पहला सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, जैसे टर्शरी नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, ये बात सही है। जीडीपी को बढ़ाता है, जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन करता है वो हमारा टर्शरी सेक्टर ही है। अगला क्या है, प्रमोट्स ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड और कम्युनिकेशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चंस थे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए, और बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस के चक्कर में ना पड़िएगा कि कोई सुबह 4 बजे से अगर आपकी लाइव क्लास ले रहा है, कोई 10 बजे से ही चालू कर दे रहा है, उन सबके चक्करों में मत पड़िए। वो केवल आपका टाइम बर्बाद करेंगे और उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।